सो डोनल मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम, इसमें क्या था कि व्हेन टू सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन परमिएबल टू बोथ वाटर एंड स्मॉल आयन, मतलब दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनको हमने सेपरेट कर रखा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से टू। अब ये जो मेम्ब्रेन है इट इज़ परमिएबल टू बोथ, वाटर भी जा सकता है इसके अक्रॉस और कुछ स्मॉल आयंस भी जा सकते हैं। बट व्हेन वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स कंटेन इम्परमिएबल आयंस लाइक प्रोटीन, जैसे कि यहाँ पे कोई भी हमने इम्परमिएबल प्रोटीन डाल दिया और ये चार्ज्ड है, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परमिएबल आयंस अकर्स अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ डॉनन। अब जो कंसंट्रेशन होगा मूवेबल आयंस का इट विल बी अकॉर्डिंग टू डोनन्स इक्वेशन, ठीक है। अभी कुछ ऐसा है कि सोडियम या फिर आप कैटायंस ले लो, क्योंकि इस केस में जो कैटायन है वो सोडियम है, तो सोडियम की कंसंट्रेशन इन द लेफ्ट इनटू क्लोरीन की कंसंट्रेशन या फिर एनाइन की कंसंट्रेशन इन द लेफ्ट विल बी इक्वल टू देयर कंसंट्रेशन इन राइट कंपार्टमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले केस ये था कि सोडियम के 5 थे इस साइड पे, यहाँ सोडियम के 10 थे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10। क्या ये अब इक्विलिब्रियम में है? नो। जो मूवेबल आयंस हैं डेट इज सोडियम एंड क्लोरीन मूव करेंगे, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम अटेन कर सकें और डोनन का जो इक्वेशन निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग सारे अरेंजमेंट हो जाएगा। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वन कैन नोटिस कि जो सोडियम है उसकी 9 मिलेगी और राइट वाले में इसकी 6, क्लोरीन की 6, यहाँ पे 4। इसकी कंसंट्रेशन से हमें इक्वेशन के अंदर तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इक्वेशन में सिर्फ मूवेबल आयंस ही काउंट होते हैं। ओके, सो ऑन द लेफ्ट साइड इफ आई से ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, it gives me 36 and here also their product gives me 36. So in that they have attained equilibrium following the Donan's equation. तो Donan equation बस इतनी कहती है कि जो product of cation और anion है on the same side is similar to the other side, ठीक है। अब ये एक चीज़ और कि पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में भी न्यूट्रलिटी आनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास सोडियम के 9 हैं, तो जो टोटल एनाइंस हैं दे आर ऑल्सो समड अप टू 9, ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच कंपार्टमेंट शुड बी मेंटेन। हर एक कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए और दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में भी इक्विलिब्रियम अटेन होना चाहिए। दिस वॉज ऑल अबाउट डोनन इक्विलिब्रियम। इसकी कुछ क्लिनिकल एप्लीकेशंस हैं। टोटल कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन प्लाज्मा विल बी मोर देन दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द सेम आयनिक स्ट्रेंथ कंटेनिंग ओनली डिफ्यूजिबल आयंस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा में जो कुछ सॉल्यूट्स होंगे वो सारे के सारे मूवेबल तो नहीं है ना, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से भी क्या आएंगे, और ज़्यादा सॉल्यूट्स आएंगे या और ज़्यादा आयंस आएंगे कह सकते हैं। तो वही बोल रखा है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन प्लाज्मा विल बी मोर देन दैट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सेम आयनिक स्ट्रेंथ कंटेनिंग ओनली डिफ्यूजिबल आयंस। क्योंकि प्लाज्मा में तो क्या है, नॉन डिफ्यूजिबल आयंस भी हैं। अब उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से और ज़्यादा डिफ्यूजिबल आयंस को लाना पड़ेगा। दैट्स वाई इट हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। ओके, और यही जो सॉल्यूट्स हैं इसकी वजह से ही नेट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बनता है। लोअर पीएच वैल्यूज़ विद इन टिश्यू सेल्स। अब देखो ये सेल है, अब सेल के अंदर नेगेटिव प्रोटीन ज़्यादा है जो कि इमूवेबल है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर से क्या आएगा, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव जितना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक एंड लोअर पीएच। बस अब पीएच विद इन रेड सेल्स, यहाँ पे भी सेम फंडा है, बस जो प्रोटीन है वो कौन सा है, नॉन डिफ्यूजिबल हीमोग्लोबिन आयंस, ठीक है, Hb के नेगेटिव आयंस। ना क्लोराइड शिफ्ट, ये भी फिनोमेना है, एराइथ्रोसाइट्स में होता है। इट विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर रहेगा। अब समरी, तो
तो डोनर इफेक्ट क्या बताता है कि भाई जो प्रोडक्ट ऑफ डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दोनों कंपार्टमेंट्स में शुड बी इक्वल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए दोनों कंपार्टमेंट में, सेपरेटली कि लेफ़्ट वाले में भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और राइट वाला भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। टोटल नंबर सेम रहेंगे, है ना। मतलब एन के अगर पहले टोटल 10 थे तो बाद में भी 10 ही रहेंगे टोटल मिला के, लेफ्ट और राइट के, कहीं वैनिश तो नहीं होंगे, सेम रहेंगे, तो कुछ नहीं है। एज अ रिजल्ट व्हेन देयर इज अ नॉन डिफ्यूजिबल एनायन ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द डिफ्यूजिबल केटायंस आर मोर। क्योंकि अगर एक मान लो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे नेगेटिव नॉन डिफ्यूजिबल ज़्यादा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव की मूवमेंट ज़्यादा होगी, है ना। तो डिफ्यूजिबल केटायंस आर मोर एंड डिफ्यूजिबल एनायंस आर लेस ऑन दैट साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले से ही नॉन डिफ्यूजिबल ज़्यादा है तो डिफ्यूजिबल वाले तो कम रखने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब ऑस्मोसिस सब जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये दो कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूट के पास सॉल्वेंट आएगा, दिस इज़ द ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट होना सॉल्वेंट की थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू कहाँ आ रहा है, higher region of solute concentration in the direction that tends to equalize the solute concentration on the two sides। क्या मोटिव है उस सॉल्वेंट का आने का, ताकि वो इक्वलाइज कर सके सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। ये पैसिव मूवमेंट है, कोई एनर्जी नहीं लगेगी, बिकॉज अलॉन्ग द कंसंट्रेशन चीज़ आ रही है तो एनर्जी नहीं लगेगी। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिच बहुत इंपॉर्टेंट है कि, ठीक है, यहाँ पे दो थे, अब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वाज हायर, सो टू मेक बोथ द साइड्स इक्वलाइज, दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल करने के लिए इस वाले कंपार्टमेंट से सॉल्वेंट आया। इक्विलिब्रियम पे दोनों कंपार्टमेंट्स की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम हो गई, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अब कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, येस देयर विल बी नो नेट मूवमेंट बट वाटर स्टिल कंटिन्यूज टू फ्लो, बट इट फ्लोज बोथ वेज इन इक्वल अमाउंट एज वेल एज द फोर्स देयरफॉर स्टेबलाइजिंग द सॉल्यूशन। मतलब आप कोई नेट चेंज नहीं आएगा, बट हाँ इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट में और इससे यहाँ से इक्वल अमाउंट में वाटर आता जाता रहेगा। मीन्स इट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम, वन कैन से इट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नहीं कि एक बार अच्छी हो गया तो रुक गया, नहीं, उसके बाद भी आता जाता रहेगा, ऐसे बोल सकते हो आप। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ें देखो, एक हम ऑस्मोसिस समझ लेते हैं, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे प्योर वाटर है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा तो सॉल्वेंट यहाँ आएगा, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर दें, यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर दें, सॉल्यूट्स तो जा नहीं सकते, तो क्या जाएगा, वाटर ही जाएगा, तो ये और ज़्यादा प्योर वाटर कलेक्ट होता जाएगा और ये और ज़्यादा कंसनट्रेटेड सॉल्ट वाटर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड, सो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट अक्रॉस द प्रेशर। तो बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है कि हम कितना बाहर से प्रेशर अप्लाई करें कि देयर इज़ नो नेट मूवमेंट, देयर इज़ नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हम 12th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीनिंग कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट पे डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्यूट बट जस्ट डिपेंड्स ऑन इट्स मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब टोनिसिटी क्या होती है, देखो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। Now, in this example, let us see. Okay, so let us make an initial diagram. What is the fact initially? We added solute A first, and solute A was soluble. It was
ईजिली डिफ्यूजिबल, राइट। तो ये यहाँ पे भी चला गया और यहाँ पे भी सेम कंसनट्रेशन बोथ ऑफ दी साइड्स। बट फिर हमने डाला सॉल्यूट बी जो कि नॉन डिफ्यूजिबल था। इट वॉज नॉन डिफ्यूजिबल, ठीक है, ये नॉन डिफ्यूजिबल था। तो क्या हुआ, ये सिर्फ इस साइड पे स्टक हो गया, जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई और ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक, ठीक है। और फिर हमने इसको जब सेट पे थोड़ी देर रेस्ट पे रखा तो वाटर का लेवल हमें डिफरेंस दिखा वाटर के लेवल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी। बी तो था ही नहीं ना यार, सॉल्यूट बी तो था ही नहीं। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट यहाँ मूव कर गया, ठीक है, ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। अब हम समझते हैं टोनिसिटी एंड ऑस्मोलैरिटी के बीच का डिफरेंस। तो इफ़ आई आस्क कि जो सॉल्यूट ए है क्या वो ऑस्मोलैरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑब्वियसली यस, बट टोनिसिटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू टोनिसिटी। टोनिसिटी पे कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, बी। सॉल्यूट बी की वजह से टोनिसिटी आ रही है, ऑब्जर्वेबल है, ठीक है, एक ग्रेडियंट बन रहा है सॉल्यूट बी की वजह से, बिकॉज इट इज़ नॉन डिफ्यूजिबल, इट कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द मेम्ब्रेन। अब देखो, let us read the definition. Tonicity is the measure of effective osmotic pressure gradient. Gradient means difference, कि जो दोनों solution है उनके बीच में osmotic pressure का gradient क्या बन रहा है, difference कितना है, separated by a partially permeable membrane or semi-permeable membrane. It depends on the concentration of solutes that cannot cross the membrane. ठीक है, तो टोनिसिटी इज ड्यू टू दोज विच कैन नॉट पास द मेम्ब्रेन एंड इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन एक्सटेंट ऑफ वाटर मूवमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे बी ज़्यादा हो गया तभी तो जो वाटर है टूवर्ड्स बी आया था, है ना। इट इन्फ्लुएंसेस कि कौन सी डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा। टोनिसिटी डिटरमाइंस हाउ अ सेल विल रिस्पॉन्ड व्हेन इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन। अगर हाइपरटोनिक होगा तो क्या करेगा, हाइपोटोनिक होगा तो क्या करेगा, ये काफ़ी इजी चीज़ है। अनलाइक ऑस्मोटिक प्रेशर, टोनिसिटी इज अफेक्टेड ओनली बाय सॉल्यूट्स दैट कैन नॉट परमिएट द मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में तो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, but tonicity is only due to those which cannot pass the membrane. Okay, ठीक है। So but okay, this leads to inflow of some solute molecules along with the solvent while others are retained, है ना। कौन से रिटेन कर जाते हैं भाई, जो नहीं मूव कर पा रहे, और जो डिफ्यूजिबल है वो आसानी से मूव कर जाते हैं। Under these conditions, the solution exhibits only the fraction of its total osmotic pressure, ठीक है, due to the solutes which are retained. जो retained रह गए, जो non diffusible थे, है ना, उनकी वजह से वाटर को आना पड़ा, ठीक है। तो वो that part of osmotic pressure, that fraction is called the tonicity. I hope you understood. एक बार फिर से रीड कर लो, आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की, ठीक है। पता है अपने को ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस होता है। ये क्या था, इफेक्टिव ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ठीक है, कॉज्ड बाय नॉन डिफ्यूजिबल वाले सॉल्यूट्स। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू सॉल्यूशंस, ठीक है। इट इज़ मेजर ऑफ द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकल डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन। नॉट सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स क्वाइट ईजी। अब ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं। ऑस्मोलैरिटी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय, मोलैरिटी आ गया ना यहाँ पे, मतलब मोल्स पर लीटर, ये तो सबको पता है ना। तो बस ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोलैरिटी क्या होगा,
इट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्टेड बाय नंबर ऑफ मोल्स पर kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, नॉट अ बिग डील, आसान है. अब crystalloids and water can easily diffuse across the membrane, but an osmotic gradient is provided by the osmotic gradient कौन प्रोवाइड करता है, हम बहुत बार कर चुके हैं इस चीज़ को, नॉन डिफ्यूजिबल सॉल्यूट पार्टिकल्स. ठीक है. अब colloid osmotic pressure exerted by proteins is the major factor that maintains the intracellular and intravascular fluid compartments. वही कॉलॉइड कौन से होते हैं, जो मूव नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, जो इजीली डिफ्यूजिबल नहीं होते, इन्हीं की वजह से क्या होता है, ग्रेडियंट बनेगा. ठीक है. एल्ब्यूमिन वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में एल्ब्यूमिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है. अगर सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया, ये सेल है और उसको हमने हाइपोटोनिक में रख दिया, मतलब बाहर क्या है, बहुत कम सॉल्यूट्स हैं अंदर के बजाय, तो वाटर विल कम इन और सेल स्वेल अप हो जाएगा. इस कंडीशन को हम टर्जर भी बोलते हैं. ठीक है. और सेल क्या हो गया, टर्जिड. अगर हाइपरटोनिक में रख दिया, बाहर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है सॉल्यूट्स की, तो शेल विल श्रिंक, क्योंकि पानी बाहर जाएगा. इसको हम क्रीनेशन भी बोलते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स, टर्जर एंड क्रीनेशन. अब रिवर्स ऑस्मोसिस इज डन. ठीक है. क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी वॉल्यूम, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है प्लाज्मा प्रोटीन्स का, जो कि रेगुलेट करते हैं भाई कितना पानी आएगा कितना पानी जाएगा. ठीक है. इसको हम कॉलर्ड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं. अब सेल्स इन द बॉडी आर आइसोटोनिक विद द टिश्यू फ्लूइड. ठीक है. टिश्यू फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होंगे तभी तो काम चलेगा, नहीं तो चाहे तो श्रिंक हो जाएंगे, दैट इज दे विल शो क्रीनेशन और दे विल स्वेल, टर्जर है ना, टर्जिड हो जाएंगे, है ना. बट अगर उन्हें नॉर्मल शेप मेंटेन करनी है तो आइसोटोनिक होना चाहिए जिस टिश्यू फ्लूइड में और जिस उनके सराउंडिंग ब्लड प्लाज्मा में. सो दे आर आइसोटोनिक. दिस रेड ब्लड सेल इज आइसोटोनिक विद 0.92% NaCl सोल्यूशन. ऑल राइट. क्रीनेशन हम पढ़ चुके हैं. एब्जॉर्प्शन, पैसिव डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द GIT ट्रैक, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब dialysis, the process of separating crystalloids from colloids by means of diffusion of crystalloids through a membrane is called dialysis. What is dialysis? एक solution है जिसमें क्रिस्टलॉइड्स भी हैं. हम पहले पढ़ चुके हैं, जो क्रिस्टलॉइड्स एंड वाटर है वो आसानी से पास कर जाता है सेमीपर्मियल मेम्ब्रेन से. ठीक है. तो क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स जैसे मिक्स होकर रखें, अब अपने को इनको क्या करना है, सेपरेट करना है. तो हम यूज़ करेंगे एक मेम्ब्रेन का, जिसके थ्रू क्रिस्टलॉइड्स तो आसानी से पास कर जाएंगे डिफ्यूजन के थ्रू, एंड व्हाट विल बी लेफ्ट विल बी आर कॉलॉइड्स. और जो apparatus यूज़ करेंगे वो होगा डायलाइजर. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पोर्स आर वेरी स्मॉल एंड hollow and allow the free passage of only ions. colloid particles तो बहुत बड़े हो जाएंगे and hence they are retained inside the bag. all right. अब इसमें पार्चमेंट या फिर सेल्यूलोज एसीटेट बैग इमर्स्ड इन वाटर, जो कि मेम्ब्रेन का काम करेगा. पार्चमेंट पेपर नहीं होता है वही, या फिर सेल्यूलोज एसीटेट बैग. इम्प्योर सोल्यूशन को उसमें डाल दिया जाएगा और बाहर वाले वाटर को ना कंटिन्यूसली रिमूव करते जाएंगे, ताकि हमेशा अंदर वाले में क्रिस्टलॉइड्स की ज़्यादा कंसनट्रेशन हो. तभी तो वो पैसिवली मूव करेगा, तभी तो वो पैसिवली मूव करेंगे ना, क्रिस्टलॉइड्स बाहर आएंगे. बाहर अगर फ्रेश वाटर आता रहेगा तो. ठीक है. द क्रिस्टलॉइड स्लोली पास फ्रीली इनटू द आउटसाइड. तो पर ऐसे स्लो होगा ना, तो डायलिसिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. ऑलराइट. ठीक है. किडनी डायलिसिस सुना है, बस वही है. Dialysis cannot bring back the body fluid composition into a complete normal state. It cannot replace all the multiple functions, but फिर भी it is helpful to some extent. ठीक है. Separation of proteins
फ्रॉम स्मॉल सॉल्यूट्स, बिकॉज प्रोटीन्स तो क्या होंगे, नॉन डिफ्यूजिबल, ये क्या होंगे, डिफ्यूजिबल. फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल अल्ट्रा फिल्ट्रेट्स, ठीक है, इनको फिल्टर करने के लिए. ओके, नाउ इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट, दीज आर वेरी इजी थिंग्स फ्रॉम केमिस्ट्री, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. विद दिस वी एंड अप आवर चैप्टर. ओके.